फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम फरवरी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। हमने अब तक दो वीडियोस इसमें कंप्लीट किए हैं। पहला मासिक घटनाओं का सार संग्रह और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आज हम बीच के पार्ट्स को स्किप कर रहे हैं, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और जो हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन है उसको हम प्रादेशिक परिदृश्य कंप्लीट करने के बाद में कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपका टीचिंग का एग्जाम है और उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस जो है प्रादेशिक परिदृश्य से पूछे जाते हैं। तो पहले इस पोर्शन को हम कवर कर लेंगे। और देखिए कि ये थोड़ा सा पोर्शन लेंदी है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 6 पन्ने हैं, तो हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें हमारे प्रादेशिक परिदृश्य को। जो पहली खबर है वो पद्मश्री सम्मान को लेकर के है। पद्मश्री सम्मान इस बार जो है 4 हस्तियों को दिया गया है और 3 क्षेत्र में मिला है। पहला है कला के क्षेत्र में, दूसरा जो मिला है वो है सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, और तीसरा है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। तो चारों व्यक्तियों की हम फोटोज़ देखेंगे और उसके बाद में उनके बारे में और कौन कौन सी बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये दोनों भाई हैं और ये गज़ल सिंगर्स हैं। इनका नाम है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। तो ये जो हुसैन ब्रदर्स हैं, इनको क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है, भजन होते हैं, गज़ल गायकी होता है, उसके लिए जो है ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी इनका क्या योगदान रहा है, तो देखिए इनको सन 2000 के अंदर ऑलरेडी संगीत नाटक अकादमी से अवॉर्डेड किया जा चुका है। उसके अलावा इन्होंने एक गुलदस्ता नाम का अपना जो है एल्बम रिलीज़ किया था और वो भी काफ़ी जो है प्रचलित रहा है। तो 1980 के अंदर इन्होंने गुलदस्ता नाम का खुद का एल्बम भी निकाला था। तो इसीलिए ये 3 फैक्ट्स इनके बारे में है। एक तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ब्रदर्स को पद्मश्री दिया गया है राजस्थान से इस बार। और ये जो है 43 ईयर्स हो गए इनको गज़ल गायकी और इस फील्ड के अंदर। 1980 में इनका गुलदस्ता नाम का एल्बम भी आया था जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा उस टाइम पे। और उसके अलावा इनको सन 2000 के अंदर संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया है। अब देखिए राजस्थान से जो सेकंड पर्सन है वो डूंगरपुर से आते हैं और इन्होंने जो है ये इनका नाम है मूलचंद लोढ़ा और ये जो है 75 ईयर्स के हैं और इन्होंने डूंगरपुर का जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर इन्होंने आई हॉस्पिटल खोला है और 15,000 से ज़्यादा लोगों को जो है उनकी आईसाइट वापस दिलवाने में मदद की है। तो ये मतलब एक यूनिक वर्क है इनकी तरफ से। और इसके अलावा भी ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है स्कूलों से रिलेटेड और उनके अस्पतालों से रिलेटेड इन सब के जो है निःशुल्क जो है इन्होंने कार्य किया है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों का जो अपलिफ्टमेंट है, उत्थान है, उनका एम्पावरमेंट है ट्राइबल लोगों का, उनके उस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। तो इसीलिए इनको पद्मश्री से इस बार सम्मानित किया गया है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, नाम है इनका मूलचंद लोढ़ा और इनको सोशल सर्विस के क्षेत्र के अंदर ये अवार्ड दिया जाएगा। अब देखिए तीसरे व्यक्ति अपने जयपुर से हैं और इनका नाम है लक्ष्मण सिंह। तो ये जो है इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काफ़ी कार्य किया है। देखिए खुद 5th तक पढ़े हुए हैं लेकिन इन्होंने अपने एरिया के अंदर 40 से 50 स्कूल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। उसके अलावा भी काफ़ी कार्य किए हैं इन्होंने, जैसे कि जो इजरायली तकनीक है उससे खेती करना ये सिखाते हैं और जो तालाब है जल संकट दूर करने के लिए तालाबों के निर्माण भी करवाए हैं। और ये जो है जयपुर के लापोड़िया जो गाँव है वहाँ के रहने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए खुद 5th तक हैं पढ़े हुए लेकिन उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है। तो इनको जो है एजुकेशन के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। तो तीनों व्यक्तियों के आपको नाम ध्यान रहेंगे, हुसैन ब्रदर्स, फिर है मूलचंद लोढ़ा और तीसरे हैं आपके लक्ष्मण सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है, भगवान देवनारायण के अवतरण की जो है 1111वीं जयंती हाल ही में सेलिब्रेट की गई है और राजस्थान गवर्नमेंट ने तो इस तारीख को यानी 28 जनवरी को स्टेट हॉलीडे तक डिक्लेयर किया है। ठीक है, और इस जो हमारा ये फंक्शन था इसके ऊपर प्रधानमंत्री को जो है एक मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। तो देवनारायण जी के बारे में आप राजस्थान का जो कल्चर है उसमें पढ़ते भी हैं कि एक गोरक्षक देवता, असहाय लोगों की जो सहायता करते हैं, पराक्रमी योद्धा, उनके रूप में इनकी आराधना लोकल डिटीज़ के रूप में की जाती है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो आप 28 जनवरी याद रखिएगा कि इसको स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा आप इनका अवतरण दिवस और अवतरण स्थान ध्यान रखिएगा। तो अवतरण स्थान तो है मालासेरी डूंगरी जो कि आसींद के अंदर पड़ती है, भीलवाड़ा जिले के आसींद के अंदर पड़ती है। तो मालासेरी जो डूंगरी है उसका नाम आप ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, अवतरण कब हुआ था, तो माघ माह में, माघ का जो महीना है उसके अंदर, और इसमें भी शुक्ल पक्ष जो अपना चांदना पक्ष है उसमें, और सप्तमी तिथि। ठीक है,
तो सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष और माघ के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कल्चर के अंदर, राजस्थान कल्चर के अंदर इस क्वेश्चन को इस बार पूछ लिया जाए। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर के है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहले तो आता कभी ये हमें पता होना चाहिए, तो ये आता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही क्यों आता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम सन 2011 से हमने मनाना शुरू किया है कि हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है हमारे स्टेट के अंदर, राजस्थान स्टेट के अंदर एक राज्य स्तरीय समारोह किया गया। और ये जयपुर का जो हमारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका थीम आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे या तो डेट पूछी जाएगी या थीम पूछा जाएगा, तो आप थीम याद रखिएगा। थीम है इसका मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान ज़रूर करेंगे हम। ठीक है, तो मतदान ज़रूर करेंगे हम, मतदान जैसा कुछ नहीं, ये इसका थीम था। और यहाँ पर जो भी मतदान से संबंधित मतदान क्या कहें, निर्वाचन से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जैसे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी है, इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनको अवॉर्डेड भी यहाँ पर किया गया था। तो सबके नाम तो नहीं देखा जा सकता, एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया जो नागौर से हैं, रुक्मणी रियार सियाग जो कि IAS हैं हनुमानगढ़ में, अरविंद कुमार पोसवाल जो चित्तौड़ से हैं, अनिल अग्रवाल धौलपुर से और अंशदीप जो हैं अजमेर से। तो ये जो जिलाधीश हैं इनको इससे अवार्ड, ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वही फैक्ट है कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए 2011 से ही हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। अगर आपको 2011 ध्यान रहेगा तो आप निकाल लेंगे कि 13वां मतदाता ये दिवस रहा था। और इसका थीम याद रखना है आपको, मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान ज़रूर करेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। ये भी एक अवार्ड है जो कि नाम है उसका गोल्डन कैलाश पुरस्कार, और ये दिया गया है एक राजस्थानी फिल्म को। तो राजस्थानी फिल्म का नाम आप ध्यान रखिएगा, नानेरा उस फिल्म का नाम है। नानेरा मीन्स जो अपना ननिहाल होता है, नांदेरा जिसको हम बोलते हैं। तो नानेरा नाम की जो राजस्थानी फिल्म है उसको गोल्डन कैलाश पुरस्कार से अभी अवॉर्डेड किया गया है। अब ये अवार्ड देखिए कहाँ दिया गया है, तो ये एक फिल्म फेस्टिवल था जिसका नाम है अजंता एलोरा फिल्म समारोह, वहाँ पर ये पुरस्कार इस फिल्म को दिया गया है। अब इस फिल्म के अंदर ये देख लेते हैं कि इसका मुख्य किरदार कौन है। तो मुख्य किरदार है इसका मनीष नाम का एक लड़का है। उसके पिता की मृत्यु के बाद में उसके जो भी लाइफ के डिसीजंस है वो इसके अंकल लेने लगते हैं। और उसके बाद में एक कहानी में मोड़ ये आता है कि ये अपनी बहन से, अपनी कज़न से जो है प्रेम करने लगता है, और उसके बाद में पूरा परिवार किस प्रकार से मुसीबत में पड़ता है उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसको मिली है। एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए इस प्राइज़ के तहत, गोल्डन कैलाश पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा इसको एक तो, कि फिल्म का नाम क्या है, पुरस्कार कौन सा मिला है और इसके डायरेक्टर कौन है। तो इसके डायरेक्टर जो है उनका नाम है दीपांकर प्रकाश। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मूवी, और ये आई थिंक मनीष जो नाम का किरदार है। और गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पुरस्कार पे आते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार जो है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा अमृत सम्मान को लेकर के है। तो अमृत सम्मान एक ऐसा सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी एज जो है, जो रचनाकार हैं उनकी एज 75 ईयर्स से ऊपर है और आज तक उनको साहित्य अकादमी का कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। तो इनके एक तरीके से कॉन्सोलेशन प्राइज़ जो है हम देते हैं। तो मैं मजाक कर रही हूँ, कॉन्सोलेशन प्राइज़ नहीं है ये, लेकिन हाँ ये इसमें लिखा हुआ है कि भाई जिनको आज तक कोई अकादमी का, साहित्य अकादमी का कोई भी पुरस्कार नहीं मिला हुआ होता है, उन व्यक्तियों को इसमें सेलेक्ट करते हैं और एज उनकी 75 ईयर्स से अधिक होनी चाहिए। तो इस बार जो ये पुरस्कार है 2022-23 का, ये 8 जो रचनाकार हैं उनको दिया गया है। और इसमें से देख लेते हैं नाम भी इनके। तो ये जो 3 लोग हैं, डॉक्टर सुलोचना रांघे राघव, पुष्पा शरद देवड़ा, डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा, ये तो तीनों जयपुर से हैं। ग्यारसी लाल सेन झालावाड़ से हैं। लक्ष्मी नारायण जो हैं और सरल विशारद ये बीकानेर से हैं। शिव कुमार चुरू से और भारती भावसर ये बांसवाड़ा से हैं। तो इन सबको ये पुरस्कार दिया गया है। और इसमें क्या मिलता है तो देखिए 31,000 रुपीज़ जो है एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ देते हैं। और ये अमृत सम्मान है, नाम ध्यान रखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है अमृत सम्मान। इस बार 8 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर जो आइलैंड्स है, कुछ आइलैंड्स वहाँ पर जो फाइंड आउट हुए हैं, उनके नाम जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। अब उसमें जो चक्र विजेता हैं वो कुछ हमारे राजस्थान से हैं, तो हम उन नामों को देख लेते हैं कौन
किसका नाम है? तो देखिए यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर 21 जो द्वीप हैं, 21 आइलैंड्स हैं, उनका नामकरण किया गया। और उस 21 आइलैंड्स के अंदर जो 2 व्यक्ति हैं वो हमारे राजस्थान से हैं। पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पीरू सिंह शेखावत, ये झुंझुनू से हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं मेजर शैतान सिंह, इनके बारे में तो आप जानते हैं, ये जोधपुर से हैं और इनके नाम पर वहाँ पर मेजर शैतान सिंह मार्ग भी है। और इनको मरणोपरांत 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये इन दोनों के बारे में है। इनके बारे में देखिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो 20 मई 1936 यानी कि आज़ादी से पहले जो है पीरू सिंह शेखावत जो है कंपनी हवलदार के पद पर थे, कंपनी हवलदार मेजर के पद पे थे। और राजपूताना राइफल की 6ठी बटालियन में ये थे और झुंझुनू के बेरी गांव से रहने वाले हैं। 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है जम्मू कश्मीर के तितवाल सेक्टर के अंदर पाकिस्तानी सेना के हमले के दौरान दुश्मन की 2 चौकियों पर कब्जा करते हुए इन्होंने प्राणोत्सर्ग किए थे। तो 1952 में इनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। दूसरे हमारे मेजर शैतान सिंह है जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से थे और 1924 को इनका जन्म हुआ। भारत चाइना का जो युद्ध था 1962 में, तो वहाँ पर लद्दाख के अंदर इन्होंने 120 सैनिकों के साथ में 2000 चीनी सैनिकों को वहाँ से खदेड़ा था। तो 1963 में मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से जो सरकार है उन्होंने सम्मानित किया। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, एक तो है पीरू सिंह शेखावत और दूसरे हैं मेजर शैतान सिंह। इन दोनों के नाम पर अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा जो है वो शुरू हो गई है। तो बल्ले बल्ले हो गए 5 जगहों के। तो पहला तो है अपना जयपुर, फिर है जोधपुर, फिर है उदयपुर और एक कोटा। तो ये हो गए हमारे जो 4 शहर है वहाँ पर 5G सेवाएं जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब पलक झपकते ही सब कुछ डाउनलोड, ठीक है। तो अब देखिए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से 7 जनवरी को किया है। कोटा में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। अब ये तो वैसे कोई काम की बात नहीं है, इनको नहीं याद रखना, बस आप सिटीज़ का नाम ध्यान रखिएगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। अब देखिए कंपनी का दावा है कि इन शहरों में मोबाइल यूज़र्स को इंटरनेट में कि 1000 Mbps की स्पीड जो है वो 5G के अंदर दी जाएगी। तो ये 4 शहरों के आप नाम ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें ये भी कह रहे हैं कि जल्दी ही हम बीकानेर और अजमेर जो है वहाँ पर भी इस योजना को लागू करेंगे। और रिलायंस ने ये कहा है कि हम 2023 तक जो संपूर्ण भारत के अंदर 5G सर्विसेज को स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी महत्वाकांक्षी बात है ये। अब देखिए कि हमारे राजस्थान जो सरकार है उसके 4 साल पूरे हुए हैं और इसी को लेकर के उन्होंने चिंतन शिविर जो है उसका आयोजन किया था 16-17 जनवरी को। चिंतन शिविर में उन्होंने क्या क्या बातों पर डिस्कशन किया है वो हम देखेंगे। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने की बात की गई है कि भाई अगर किसी बच्चे को कोचिंग सेंटर से वो अगर अपना एडमिशन वापस लेता है तो 10 दिन के भीतर उसको फीस रिटर्न होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के पास में जो जिला कलेक्टर का एक मिनी सुविधा केंद्र होना चाहिए। तो कोचिंग सेंटरों की जो मनमानी है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। तो ये सब बातें चिंतन शिविर में डिस्कस की गई थी। तो और भी क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई है वो हम देखते हैं। अब ये जो शिविर है ये आपका एक संस्थान है जयपुर के अंदर, लोक प्रशासन संस्थान, जिसका नाम है हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। अब देखिए क्या क्या तथ्य हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारे देश में समान सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी सभी को एक तरीके से दी जाए, उसके लिए एक एक्ट पारित करना चाहिए जिसका नाम होगा राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसका प्रस्ताव जो है इस चिंतन शिविर में दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा और इसको केंद्र सरकार के पास डिस्कशन के लिए भेजा गया है। दूसरा देखिए कि हमारे यहाँ पर शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो, उसके लिए जो है राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान, जो प्राइवेट हमारे शिक्षण संस्थान है, उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए और उसके लिए एक विधेयक लाने के लिए एक प्रस्ताव जो है यहाँ पर दिया गया है कि एक हम ऐसा बिल लेकर के आएंगे जिससे कि जो निजी शिक्षण संस्थान है उनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग से प्राधिकरण या बॉडी बनाई जाए। तो ये भी एक अच्छी बात है। कोचिंग सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया कि राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण एवं विनियामक विधेयक 2023 लाया जाएगा, जिसके के अंदर 10 दिन के अंदर अगर विद्यार्थी की जो शेष फीस होगी वो कोचिंग सेंटर्स को लौटानी होगी। ये तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था, काफ़ी इस पर डिटेल चर्चा की गई है। और उसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी हमारे ऑफिसेज में पत्रावलियाँ होती हैं उनके लिए ई ऑफिस पोर्टल बनाया जाए, यानी सब चीज़ ऑनलाइन होनी चाहिए। तो ये सारी बातें चिंतन शिविर में की गई है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण जैसी एक बॉडी बनाने की बात की गई है और राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण और विनियामक विधेयक लाने की बात की गई है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान जो हमारा हाईकोर्ट है वहाँ पर 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, 9 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है।
अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अपॉइंटमेंट्स को लेकर के है कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और अभी हमारे टोटल न्यायाधीश 35 हो चुके हैं। और ये केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार नहीं कहेंगे, राजस्थान का जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उनका जो कॉलेजियम होता है उनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को और उसके बाद में ये अपॉइंटमेंट की जाती हैं। तो 9 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और इसके अंदर जो आपके 6 न्यायाधीश हैं वो वकील कोटे से नियुक्त हुए हैं। 3 जो हैं वो वकील कोटे से और बाकी के जो 6 हैं वो आपके न्यायिक अधिकारी जो होते हैं, जुडिशियल जो ऑफिसर्स होते हैं, उससे उस कोटे से इनको नियुक्त किया गया है। सबका नाम ध्यान रहे ना रहे, एक जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर नुपुर भाटी है तो ये महिला हैं और इनके अपॉइंटमेंट के साथ में हमारे यहाँ पर महिला न्यायाधीशों की संख्या टोटल 3 हो गई है। इसके अलावा जो 2 हैं वो है जस्टिस रेखा बोराणा और दूसरी है जस्टिस शुभा मेहता। तो ये दोनों पहले से हाईकोर्ट के अंदर कार्यरत हैं। तो 3 महिलाएं जो है वो नियुक्त हो गई हैं। तो इनका तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। एक तो पुष्पा भाटी, नुपुर भाटी, दूसरी है रेखा बोराणा और लास्ट है जस्टिस शुभा मेहता। इन तीनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। और अभी कितने जजेस हो गए हैं टोटल? 35 जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और बाकी इनके बारे में चीज़ें दे रखी है, जैसे कि ये है जो वकील कोटे से नियुक्त हुए हैं ए जी गणेश राम मीणा और दूसरे ये नुपुर भाटी हैं और एक है अनिल कुमार उपसन। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर दे रखी है। अभी भी देखिए राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसमें 15 पद जो है वो रिक्त हैं, अभी उनमें और भी वैकेंसी है। तो वकील कोटे से जो नियुक्त हैं ये राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाअधिवक्ता हैं, AAG हैं। और इससे पहले 2021 में वकील कोटे से ही हाईकोर्ट के जज फरजंद अली और रेखा बोराणा भी AAG रह चुके हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपसन जो है 2020 में विधायकों की जो खरीद फरोख्त के से जुड़ा मामला था उसमें SOG की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर इन्होंने पैरवी की थी। तो ये हैं। और देखिए यहाँ पर जो पुष्पेंद्र भाटी है और डॉक्टर बार मुंह से निकल रहा है, न्यायाधीश नुपुर भाटी हैं, ये दोनों ही दंपत्ति हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। मतलब पहली बार है कि कोई जो कपल हैं वो साथ में जजेस बने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, गौशाला और पशु आश्रय स्थल हेतु एक योजना है, उसको मंजूरी दी गई है। अब देखिए जो ये गौशाला और पशु आश्रय स्थल है, गौशाला में गायों को रखा जाता है, पशु आश्रय स्थल में किसी भी पशु को आश्रय देने के लिए ऐसे स्थल जो है वो बनाए जाएंगे। स्थल कहाँ पर बनाएंगे? तो ग्राम पंचायतों के अंदर इन स्थलों को बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पैसे भी अलॉट कर दिए हैं। 1377 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है और जनवरी 2023 में इस योजना को लॉन्च किया। योजना का नाम है गौशाला या पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। जन सहभागिता इसलिए कहा गया है कि इसमें 90% जो राशि है इस स्थल को बनाने के लिए, इस एरिया को बनाने के लिए वो गवर्नमेंट देगी, राजस्थान की सरकार देगी। और 10% जो राशि है वो जो कार्यकारी एजेंसियां हैं जो है, मतलब वहाँ के अगर कोई लोकल लोग हैं जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों से ये राशि ली जाएगी। तो 90-10 का ये रेशो रहेगा। और इसके बाद में जब ये बन जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट चरण इसका कहा है कि पहला चरण में 1500 ग्राम पंचायतों के अंदर ये इस तरीके के स्थल हम बनाएंगे और 1377 करोड़ रुपए इसमें अलॉट भी कर दिए हैं। 2022-23 और में 200 और 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायत में स्थलों का निर्माण करने की ये योजना है। और जब ये स्थल बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके रखरखाव के लिए भी 1 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए जाएंगे। तो ये हो गया। इसमें ग्राम पंचायत को या फिर जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि जो है गौशालाएं स्थापित करने के लिए दी जाएगी। तो ये राज्य सरकार के द्वारा है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो है उसका आयोजन राजस्थान में किया गया। राजस्थान का जो निम्बाली ब्राह्मण नाम का जो जगह है पाली के अंदर, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था स्काउट एंड गाइड को लेकर के। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स हम पहले देख लेते हैं कि जो ये राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो है ये 1957 से इसको जो है किया जा रहा है, 1953 से इसको किया जा रहा है, 1953 से। और राजस्थान के अंदर 1957 को पहली बार इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर और अभी दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है पाली के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हमारी 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी थी जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? पाली के अंदर किया गया है, राजस्थान के अंदर। और दूसरी बार है कि राजस्थान में इस प्रकार के फंक्शन का आयोजन किया गया है। फिर तीसरा फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बार का ये जो स्काउट एंड गाइड जम्बूरी था इसका थीम था शांति के साथ प्रगति। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका थीम था शांति के साथ प्रगति। इसका जो प्रोमो गीत है वो था पाली धरा पर लाग्यो मेलो। तो ये इसका प्रोमो गीत था।
उसके अलावा राजस्थान को इसमें काफ़ी सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए। अच्छा, इसमें राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इसके उद्घाटन समारोह में शामिल थी। और यहाँ जो वायुसेना है उसने अपना सूर्य किरण करके जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किया था। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो राजस्थान को दिया गया है। और उसके अलावा जो है राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, ये दोनों पुरस्कार राजस्थान को दिए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थीम याद रखनी है। और उसके अलावा कई सारे यहाँ पर रिकॉर्ड्स बने हैं जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जयपुर में सबसे बड़े अस्थायी स्टेडियम का निर्माण, यूनिफॉर्म में सर्वाधिक छात्रों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की ली गई शपथ, ऐसे रिकॉर्ड जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस जम्बूरी के दौरान किए गए थे और शामिल किए गए हैं। अगर हम देखें कि लास्ट जो ये जम्बूरी है, 17वीं जो जम्बूरी थी, ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये आपके मैसूर कर्नाटक में 2017 के अंदर आयोजित की गई थी। तो इसका फिक्स्ड कोई टाइम नहीं है कभी आयोजित होती है। तो अभी 18वीं थी और ये कहाँ पर आयोजित की गई है, पाली में आयोजित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, चूंकि हमने पढ़ा कि इनका राष्ट्रपति जी का यहाँ पर राजस्थान में दौरा था, तो ये पहला दौरा उनका था। तो यहाँ राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में जो हमारा राजभवन है वहाँ पर संविधान उद्यान का लोकार्पण किया। तो संविधान उद्यान जो बनाया गया है उसमें संविधान से जुड़ी हुई जो भी संस्कृति रही है उन सभी को वहाँ पर एक आर्किटेक्चर के रूप में उस उद्यान में स्टैब्लिश किया गया है और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया गया है। इसका जो मुख्य आर्किटेक्ट है वो अनूप बरतरिया के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों ही नाम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि राष्ट्रीय संविधान पार्क में 30 फीट ऊंचा फ्लैग पोस्ट है, मयूर स्तंभ है, गन मेटल से बनी हुई जो चरखा है गन मेटल से बनी 10 बाय 12 फीट की चरखा कातने और गांधी जी की प्रतिमा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अवलोकन भी यहाँ पर किया गया। तो ये सारी चीज़ें इस संविधान उद्यान में बनाई गई है। उसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ पर पारेषण प्रणाली जो है उसका भी उद्घाटन किया है। यानी कि यहाँ पर वर्चुअली जो है उन्होंने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का राजस्थान में जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित पारेषण तंत्र है उसका उद्घाटन किया है। और बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी गई है। तो इन सब के उद्घाटन भी इनके द्वारा करवाए गए, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर उन्होंने ब्रह्म कुमारीज का जो सेंटर है वहाँ पर जाकर के राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय, इसको लेकर के इस थीम पर वहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्था में इन्होंने अपना संबोधन भी दिया। तो ये थी राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा से संबंधित बातें। अब हम चलते हैं JLF की तरफ, यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ये हर साल होता है जनवरी फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है। अभी जैसे 19 से 23 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था और जयपुर में इसका आयोजन करवाया जाता है। अब देखते हैं JLF से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स है तो उसको देख लेंगे। सबसे पहली बात, इसको आमेर के अंदर आयोजित किया गया था, जयपुर में आमेर के अंदर आयोजित किया गया था। और उसके अलावा इस पर जो थीम था इसका वो उत्सव रखा गया है, उत्सव इसका जो है वो थीम रखा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर 21 भारतीय भाषाओं को और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अंदर जो इसका कीनोट एड्रेस जो है, जो इसका शुरुआती एड्रेस है, वो नोबेल प्राइज़ विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह के द्वारा दिया गया था। इस उत्सव के अंदर या इस फेस्टिवल के अंदर जो है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार 8 वर्ष के बाद इस बार प्रदान किया गया है। तो इसमें मलयालम के कवि है सच्चिदानंद, उनको ये पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। फिर जो द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार है वो इरशाद कामिल को दिया गया है। उनके गाने आपने सुने होंगे, नादान परिंदे, तुमसे ही दिन होता है, अगर तुम साथ हो, ये जो सुपर हिट गाने लिखने वाले जो हैं इरशाद कामिल, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और बॉलीवुड में हिंदी साहित्य में PhD करने वाले पहले गीतकार हैं, तो ये भी इनकी एक उपलब्धि है यहाँ पर। फिर 2016 में अब तक ये पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया जा चुका है। तो 2016 से अब तक ये 5 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है? द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार। अब देखिए JLF के अंदर जो डॉक्टर संदीप पुरोहित है, उनको वरिष्ठ पत्रकार की कृति, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं ये, और इनकी कृति है मेवाड़ पुनर्खोज। इसका विमोचन जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर CP जोशी, उनके द्वारा किया गया है। तो ये भी थोड़े से फैक्ट्स हैं इसके लेकर के। नेक्स्ट देखिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव JIFF। अब इसके बारे में चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें जो JIFF है, यानी कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें क्या बातें हमको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, ये इसका 15वां संस्करण था। इसके अंदर जो है 5 दिन तक के लिए इसका आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है वो पंजाब सरकार के सहयोग से किया गया है, ये ध्यान रखना है। और इस फिल्म का जो फेस्टिवल था इस बार, जो JIFF का जो थीम है वो है फिल्मों से मानसिक योग।
ठीक है, फिल्मों से मानसिक योग, रोग नहीं है मानसिक योग है, मैंने पहले इसको रोग पढ़ा था। तो फिल्मों से मानसिक योग जो है वो इसका थीम रहा है। और इस बार ये जो JIFF है इसने अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, एक अभिनेत्री है, निर्देशक हैं और पटकथा लेखक है अपर्णा सेन, उनको ये अवार्ड दिया है। तो यहाँ स्टार लगा सकते हैं आप, ये आप ध्यान रखेंगे, अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने, अपर्णा सेन ने अपने करियर की शुरुआत की थी सत्यजीत रे की जो फिल्म थी तीन कन्या, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो काफ़ी कह सकते हैं कि पुराने व्यक्ति हैं ये। और उन्होंने आकाश कुसुम, अरण्यर, दिन रात्रि, बख्शो बादल, बसंत बिलाप, पिकूर डायरी जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है। तो नाम आप ध्यान रखिएगा इनका, अपर्णा सेन इनका नाम है। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बस इतना इसमें ध्यान रखना, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप कहेंगे कि आपने स्किप कर दिया, इसलिए मैं इसको बता देती हूँ। जयपुर का जो एयरपोर्ट है उसको ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू की एक लोकल लिस्ट है, एक तरीके से उस कैटेगरी के अंदर जो है 10वें जो टॉप 10 है उसमें 9th पोजीशन पे रखा गया है। तो ऑन टाइम डिपार्चर जो है हमारा 86% के करीब है, इसलिए इसको इस लिस्ट के अंदर रखा गया है। फिर देखिए इसके अंदर जो अगर बड़े एयरपोर्ट्स की बात करें तो भारत का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको हैदराबाद के अंदर उसको विश्व के 20 में 11वें स्थान पर रखा गया है। तो 20 जो शीर्ष पोजीशन है उसमें 11th पोजीशन पे ये रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए, टीबी की जांच, इलाज और सहायता देने में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न है उसने एक टीबी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है और इस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने। टॉप इन द सेंस कि भाई टीबी से संबंधित जितने भी जो हम इलाज देते हैं बच्चों को, बड़ों को, तो उसके अंदर शीर्ष स्थान पे हिमाचल प्रदेश है। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान इसमें 14th पोजीशन पे आया है। तो इससे पहले राजस्थान वर्ष 2019 में 19वें स्थान पर रहा था, तो उससे हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, 4th पोजीशन पे इस बार हम हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप जानते हैं टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इससे जो संक्रमित मरीज जो है उनकी जांच, दवा आदि पर होने वाले खर्च और 6 साल तक की उम्र के छोटे बच्चों में जो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी है वो देने में जो 9 इंडेक्सेस हैं उसके अंदर प्रदेश जो है वो अच्छे कार्य के साथ में आगे रहा है। तो इन क्षेत्रों में हमारे राजस्थान ने अच्छा कार्य किया है और इसमें कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं और उस पॉइंट्स के अगर देखेंगे तो उस पॉइंट में 15 में से 12.5 पॉइंट राजस्थान को मिले हैं और जबकि देखेंगे इन पॉइंट्स में 15 आउट ऑफ 15 पॉइंट हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। तो आप शीर्ष राज्यों के नाम देख सकते हैं यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है और फिर है राजस्थान। तो ये हैं टॉप 4 हैं। उसके बाद में कर्नाटका वगैरह सब बाद में। 10वें नंबर पर गुजरात आता है देखिए टीबी कंट्रोल में। तो राजस्थान ने इस बार 4th पोजीशन है, इससे पहले इसकी 19th पोजीशन हुआ करती थी, तो 19 से 4th पोजीशन पे आना एक टॉप कर लिया क्लास में इस बार। अब देखिए नेक्स्ट है ABFT, राजस्थान राज्य खेल परिषद के मध्य जो है वो MOU साइन किया गया है। तो ये ABFT क्या है, तो देखिए ABFT है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। तो हमारे राजस्थान का जो राज्य क्रीड़ा परिषद है और जो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट है, इन दोनों ने अपने साथ एक MOU साइन किया है और उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो भी खिलाड़ी खेल के दौरान चोटिल होते हैं और स्पेशली वो खिलाड़ी जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अपनी सर्जरी या अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तो उनको ABFT के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। जो अभिनव बिंद्रा ट्रस्ट है उनके द्वारा जो है आर्थिक मदद इन लोगों को दी जाएगी। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे कि चोटग्रस्त जो खिलाड़ी उसको सप्ताह में 3 दिन तक निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोनों किसके पहल है, एक तो राजस्थान राज्य खेल परिषद और दूसरा ABFT, इन दोनों के मध्य इसको लेकर के MOU किया गया है। अब हम 2 न्यूज़ और पढ़ेंगे। एक है नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान ने किया क्लीन स्वीप। तो देखिए पूरा नेशनल एक राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता थी और इसमें राजस्थान ने क्लीन स्वीप का मतलब ये है कि जितने भी खिताब थे वो सब राजस्थान ने अपने नाम किए हैं। जैसे कि सीनियर पुरुष वर्ग में राजस्थान विजेता रहा है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। सीनियर महिला वर्ग है, जूनियर पुरुष वर्ग है, जूनियर महिला वर्ग है, सभी के अंदर राजस्थान ने क्लीन स्वीप यानी कि राजस्थान ने ही सभी अवार्ड, सभी जो पुरस्कार है वो अपने नाम पर किए हैं। तो नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, राजस्थान में ही किया गया था। नेक्स्ट देखिए 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022
तो देखिए ये कुछ पुरस्कार हैं जो कि जनजातीय प्रतिभा जो है उनको दिए जाते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री के द्वारा उदयपुर में इस समारोह का आयोजन किया गया था। वहाँ का जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और ये सम्मान किन किन लोगों को दिया, तो देखिए वहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं उदयपुर के, ताराचंद मीणा, उनको ये पुरस्कार मिला। पुरस्कार का नाम है मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार। उसके अलावा जो दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा है उनको नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया है। और डॉक्टर किरण मीणा को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार जो है CDPO दीपिका मीणा को दिया गया है। पवन पुत्र निःशुल्क कोचिंग संस्थान के संचालक जो है रणवीर टोलिया, उनको वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार ये जो है जनजातीय क्षेत्रों के जितने भी प्रतिभा सम्मान पुरस्कार हैं वो अभी वितरित किए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारी खबरें हैं वो राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट है और यहाँ से अभी हमको 3 पेजेस और कवर करने हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। CET के पेपर में और कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी उससे जो है हेल्प मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।